हेलो दोस्तों। तो मैं अमित आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनसीईआरटी पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है। देखिए, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम जो दक्षिण एशिया की कुछ कंट्रीज हैं उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसका हिस्सा भारत भी है। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया क्या है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि दक्षिण एशिया की जो हम बात कर रहे हैं वो दक्षिण एशिया है क्या, तो उसको जान लेते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। देखिए, ये दक्षिण एशिया का जो मैप मैंने दिया हुआ है, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, ये दक्षिण एशिया के जो कुछ कंट्रीज हैं, कुछ देश हैं, और कभी कभी इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से दक्षिण एशिया में वैसे तो 7 देश हैं, परंतु कभी कभी इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, दक्षिण एशिया में शामिल देशों के बारे में मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि इसमें जो कंट्रीज हैं वो है भारत, ठीक है, दूसरा है बांग्लादेश, ठीक है, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है भूटान, पांचवा है नेपाल, ठीक है, छठा है श्रीलंका, सातवां है मालदीव्स। अब ये जो 7 देश जो दक्षिण एशिया में काउंट किए जाते हैं, तो अब इन देशों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसा क्षेत्र है और ये इसको दक्षिण एशिया क्यों कहा गया। देखो, इसको दक्षिण एशिया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और ये एक सब कॉन्टिनेंट बनाता है। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिद्वंदिता और सद्भावना, आशा और निराशा, पारस्परिक संदेह और विश्वास एक साथ विद्यमान है। देखिए, ये जो क्षेत्र है यहां पर प्रॉपर कंपटीशन भी है, एक दूसरे के साथ कुछ आशाएं भी हैं, कुछ निराशाएं भी हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जो विश्वास के साथ साथ संदेह भी है। तो कहीं ना कहीं जैसे एक परिवार में इस प्रकार का हमें जो रिश्ता देखने को मिलता है, उसी प्रकार से हमें इस दक्षिण एशिया के देशों में भी एक कुछ इस प्रकार की ही जो प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इस दक्षिण एशिया के जो भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर लेते, तो उसमें सबसे पहले देखिए यहां पर मैंने आपको दिखाया था कि ये जो दक्षिण एशिया का मैप है, तो इसमें हम देखते हैं यहां पर दिखाया गया है, यहां पर उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैप में देख लेते हैं, ये जो हिस्सा है यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां हमें हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, दक्षिण में हमें क्या देखने को मिलता है, हिंद महासागर। ठीक है, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको ये भौगोलिक स्थिति बताई है कि दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति क्या है। देखिए, उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि कभी कभी इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए, हम कहेंगे भाई चीन भी तो एक दक्षिण एशिया के ही जो भाग में अवस्थित है, तो यहां पर हम चीन को इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर चीन को दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता। अब इन राष्ट्रों की कुछ जो समरूपताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देश भौगोलिक रूप से सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, इन तीनों रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति का बात करें तो ये भी कुछ समान है, यहाँ की संस्कृतियां भी हमें कुछ समान रूप में ही देखने को मिलती हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो सामाजिकताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसी जुड़ाव के साथ देखी जा सकती है, एक जैसी ही देखी जा सकती है। बेसिकली यहाँ की संस्कृति वगैरह आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये समान रूप से हमें देखने को मिलती है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दक्षिण एशिया के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इन देशों की कुछ समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन राष्ट्रों की जो शासन व्यवस्थाएं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि यहां पर जो मुख्य समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, दक्षिण एशिया का क्षेत्र संघर्षों वाला है। देखिए, संघर्षों वाला क्यों का है, अभी मैंने जो आपको कंट्रीज के नाम बताया, अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल,
भूटान, श्रीलंका, इन सभी राष्ट्रों को यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष भी इन राष्ट्रों में देखने को मिले हैं। अभी हाल ही में आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, वहां पर संघर्ष देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। देखिए यहां पर बात हो रही है संघर्षों की, वो आंतरिक भी हो सकता है और पड़ोसी देश के साथ भी हो सकता है। तो जैसा अभी बांग्लादेश में चल रहा है उसको वो आंतरिक संकट या संघर्ष चल रहा है, और हमारा जो पाकिस्तान से चलता है, जैसे अभी हाल ही में हमने जो समस्याओं को देखा है जो हमारी पाकिस्तान के साथ हुई हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हो या अन्य रूपों में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आपसी संघर्ष हैं। ठीक है, तो इससे आगे दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा विवाद है। देखिए सीमा विवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सीधा सीधा हम बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो विवाद पाकिस्तान के साथ सीमा को लेकर है और चीन के साथ भी है। अब पाकिस्तान के साथ जो हम देखते हैं मुख्य रूप से कश्मीर की समस्या हमारी जो एक सीमा विवाद के रूप में बनी हुई है, और चीन से भी हमारी इसी प्रकार की जो समस्याएं बनी हुई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। देखिए दक्षिण एशिया के देशों के बीच नदी जल विवाद, अभी रिसेंटली जो भी आप यहां पर पॉइंट्स देख रहे हैं उनके हाल ही में आपको ताजा उदाहरण देखने को मिले हैं। तो जब पहलगाम हमला हुआ तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो सिंधु नदी जल समझौता था, भारत ने उसको सस्पेंड कर दिया कि अब हम आपसे किसी भी प्रकार की जल संधि नहीं रखेंगे। बेसिकली अब हम अपने देश से होकर जो नदियां पाकिस्तान में पानी ले जा रही हैं, अब हम उस पानी को रोक देंगे। ये उस संधि में उन्होंने सस्पेंड करने की बात की। ऐसा ही जब हम देखते हैं तो अभी हमारे बांग्लादेश के साथ भी जो है गंगा नदी की जो संधि है वो समाप्त हो जा रही है, जिसका टेन्योर था 30 साल का। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं जस्ट आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जो अभी हम लाइव एग्जांपल्स देख सकते हैं तो वो भी खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन संधियों में ये डिसाइड किया जाता है कि इस जो नदी का कितने प्रतिशत पानी आप रखेंगे, कितने हम रखेंगे। तो ये भी हमें कुछ विवाद देखने को मिलता है। देखिए दक्षिण एशिया के कुछ एक देशों में जातीय संघर्ष भी देखने को मिला। यहां पर जातीय संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो हमने हाल ही में देखा, हाल ही में तो नहीं, एक पुराने मुद्दे की बात करेंगे, श्रीलंका। श्रीलंका इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां पर हमने जातीय संघर्ष को पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। वहां पर जातियों को लेकर जो कुछ संघर्ष हुआ था उसको आगे पढ़ेंगे। इसमें दक्षिण एशिया संवेदनशील इलाका है। देखिए संवेदनशील तो हो गई, जहां पर विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं, समस्याएं हैं, तो वो क्षेत्र अपने आप में ही एक संवेदनशीलता को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक व्यवस्था, अब मेन पॉइंट है, जब हम इन कंट्रीज की बात करें तो इनमें जो रूलिंग सिस्टम है, शासन व्यवस्था है, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए दो कंट्रीज की यहां पर बात हो रही है, श्रीलंका और भारत की। देखिए ये भारत है, ये श्रीलंका है, दोनों के मैंने यहां पर ध्वज दिखाए हुए हैं। और जो भारत को जो आजादी मिली थी वो मिली थी 1947 में, श्रीलंका को जो आजादी मिली थी वो मिली थी 1948 में। ठीक है, अब दोनों ही राष्ट्र पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है, मतलब यहां पर जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां के शासक जो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या चुने जाते हैं। ठीक है, इन देशों में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। बेसिकली यहां पर यह बात इसलिए कही जा रही है कि जब से ये आजाद हुए हैं यहां पर लोकतांत्रिक रूप से ही सरकारें चुनी गई हैं, और यहां पर इनका किसी प्रकार से भी, मतलब विपक्ष थोड़ा विरोध तो करता है परंतु इन सरकारों का विरोध जनता के द्वारा बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया। ठीक है, घरेलू समस्या और जातीय संघर्ष के बावजूद यहां पर लोकतंत्र कायम रहा है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई परंतु हमने फिर भी लोकतंत्र को ही कायम रखा है। तो यह हमारे देश की एक विशेषता रही है, और श्रीलंका की भी सेम यही विशेषता है। तो हम ये कहेंगे कि भारत और श्रीलंका दोनों में ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए नेपाल के बारे में बात करते हैं। तो नेपाल का ये ध्वज है। अब नेपाल जो है, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। देखिए वहां पर राजा का शासन था लेकिन वो एक संवैधानिक रूप से चलता है। ठीक है, लेकिन वहां के राजा वीरेंद्र ने फरवरी 2005 में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की सरकार को बर्खास्त करके अपना शासन, मतलब शासन की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। देखिए वहां पर जो राजा थे, वहां पर मैंने अभी बताया अभी कि वहां पर संवैधानिक राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन था जो एक संवैधानिक रूप से चलता था। ठीक है, तो यहां पर वहां के जो राजा थे, राजा वीरेंद्र, उन्होंने शेर बहादुर देउबा, ठीक है, उनकी सरकार को बर्खास्त करके जो शासन व्यवस्था थी अपने कब्जे में ले ली। ठीक है, अब
फिर वहां पर क्या हुआ, जाहिर सी बात है जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और वहां से उस विद्रोह के बाद राजतंत्र का उन्मूलन हो गया, मतलब बेसिकली राजतंत्र वहां से समाप्त हो गया और 2008 में वहां लोकतंत्र की बहाली हो गई। अब बेसिकली वहां पर क्या हुआ, राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आ गया और अब वहां पर राजा की स्थिति कैसी रह गई है, नाम मात्र की रह गई है, वहां पर राजा का कोई मुख्य कार्य नहीं रहा है। ठीक है, तो इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब देखिए भाई, दोनों मित्र हैं और कहीं ना कहीं दोनों का उदय भी एक साथ हुआ था। हालांकि पहले जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और 1971 के बाद से इसे बांग्लादेश के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों राष्ट्रों की बात करेंगे तो यहां पर लोकतंत्र का रिकॉर्ड काफी न्यून रहा है। बेसिकली न्यून का मतलब होता है कम या नाम मात्र। ठीक है, बहुत ही कम रहा है, नाम मात्र ही रहा है। और ये लोकतंत्र का रिकॉर्ड इतना कम क्यों रहा है, वहां पर सैनिक तानाशाही के कारण। ठीक है, वहां पर सैनिक तानाशाही के कारण बार बार लोकतंत्र असफल हुआ है, मतलब वहां पर सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। तो अभी हम ये ब्रीफली जान रहे हैं इन कंट्रीज की जो शासन व्यवस्था है, इसको हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब आगे जब हम देखते हैं तो हमारे लिए भाई भूटान, ये भी क्योंकि दक्षिण एशिया का राष्ट्र है तो इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये भूटान का जो ध्वज है, ठीक है, अब यहां पर भूटान 2008 में संवैधानिक राज, मतलब वहां पर 2008 से जो संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है, वहां के राजा लोकतंत्र के समर्थक थे शुरुआत से और आज वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वहां पर बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत की गई। बहुदलीय प्रणाली का मतलब है अब वहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसे हम बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए मालदीव्स, मालदीव्स का ये जो ध्वज यहां पर दिया गया है, फ्लैग है यहां पर। अब मालदीव्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मालदीव जो था वो पहले सुल्तान के अधीन हुआ करता था, मतलब वहां पर एक प्रकार से जो सुल्तान एक प्रकार से राजा ही होते। ठीक है, वहां पर 1968 में गणतांत्रिक शासन लागू हुआ, मतलब वहां पर उनका अपना रिपब्लिक बनाया गया। ठीक है, वहां पर अपना संविधान लागू किया गया, वहां पर संविधान लागू किया गया। अब वहां पर जून 2005 में वहां की संसद ने बहुदलीय व्यवस्था के समर्थन में मतदान किया। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ, जो वहां की जो संसद है, पहले वहां पर बहुदलीय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में बहुदलीय व्यवस्था के समर्थन में मतदान हुआ और उसी वर्ष आम चुनाव जो हुए उसके बाद विपक्षी दल को मान्यता मिल गई। बेसिकली वहां पर विपक्षी दलों को कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब वहां पर 2005 के बाद से जो विपक्षी दलों को भी मान्यता प्राप्त हुई है। लेकिन वहां पर जो वहां की राजनीति है, वहां पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का वर्चस्व आज भी वहां पर स्थापित है। ठीक है, तो हमने यहां पर दक्षिण एशिया के देशों के बारे में जो जाना कि इनमें शासन व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो अब इनको विस्तार से हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो कंट्री है जिसको हम पढ़ेंगे वो है पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, कुछ देर पहले हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुद्दे को जब हमने देखा तो वहां पर लिखा था कि सैन्य तानाशाही के कारण वहां पर लोकतंत्र जो स्थापित नहीं हुआ। मतलब बेसिकली वहां पर क्या है, वहां पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं रही हैं, एक सैन्य शासन व्यवस्था और दूसरी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो जान लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र और सैन्य शासन, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है। लोकतंत्र में जो शासक हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि सैन्य शासन में जो सेना के द्वारा जो शासक चुने जाते हैं कि वहां पर कौन शासन करेगा। उसके बाद लोकतंत्र में जिम्मेदारी होती है संसद के पास जनता के प्रति, मतलब वहां की संसद जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वहां पर संसद जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। जबकि सैन्य शासन में ऐसा नहीं होता, वो केवल सेना के प्रति जो उत्तरदायी होती है, जो वहां की शासन व्यवस्था होगी। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, चाहे वो जनता हो चाहे वो मीडिया हो, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जबकि सैन्य शासन में ऐसा नहीं है। वहां पर ये सारी चीजें बहुत कंट्रोलिंग होती हैं, वो गवर्नमेंट के विदाउट परमिशन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके आगे जब हम बढ़ते हैं नीति निर्माण के बारे में, तो यहां पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीति निर्माण
पारदर्शी रूप से होता है, ठीक है। और जबकि जो सैन्य शासन में गोपनीय और केंद्रीकृत, मतलब यहां पर कुछ भी जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ठीक है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान, इन दो राष्ट्रों का उदय एक साथ हुआ था, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ स्वतंत्र हुए थे। अच्छा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, एक अर्जेंट कॉल है। माफी चाहता हूं जो क्लास में जो भी विलंब हुआ उसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत और पाकिस्तान इन दोनों का उदय एक साथ हुआ, ठीक है। 1947 में ही भारत को स्वतंत्रता मिली और उसी के साथ पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान विभाजन के द्वारा जो हमें यहां पर देखने को मिले, तो भारत और पाकिस्तान दोनों 1947 में आजाद हुए। मतलब बेसिकली क्या था, पाकिस्तान भारत से अलग होकर बना था 1947 में, ठीक है। इसकी राजनीतिक यात्रा में लोकतंत्र और सैन्य शासन के बीच में बार बार टकराव हुआ। बेसिकली क्या था, भारत और पाकिस्तान जब दोनों आजाद हुए तो दोनों ने ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन वहां पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या हुआ, लोकतंत्र और सेना के बीच बार बार हमें टकराव देखने को मिले। मतलब बेसिकली वहां पर सैन्य शासन बीच बीच में हमें वहां पर देखने को मिला है। वहां पर जो शासन व्यवस्था थी कई बार सेना के नियंत्रण में चली गई। अब जब शासन व्यवस्था सेना के नियंत्रण में चली जाएगी तो लोकतंत्र की हत्या अपने आप हो जाती है। तो वहां पर लोकतंत्र वहां पर उस समय पर नहीं रहा। तो बेसिकली लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं उस समय पर बाधित हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में अस्थिर राजनीतिक स्थिति रही। देखिए, जाहिर सी बात है, जब हम स्वतंत्र हुए दोनों ने ही समान व्यवस्था को अपनाया कि भाई हम दोनों ही राष्ट्र जो लोकतांत्रिक रहेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने सेम वही स्थिति अपनाई, लोकतांत्रिक रहेंगे। लेकिन वहां पर बार बार कभी सैन्य शासन आ रहा है, कभी लोकतांत्रिक शासन आ रहा है। तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था थी कभी स्थिर नहीं रही, बदलती रही, ठीक है। कभी सैन्य, कभी लोकतंत्र, कभी सैन्य, कभी लोकतंत्र, ठीक है। इस प्रकार से मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित नहीं हो सकी। देखिए, जाहिर सी बात है, जब वहां पर बार बार जो शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहे थे, जिस कारण से वहां पर जो लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत नहीं हो सकी, अपने आप की अपनी जड़ें वहां पर मजबूत नहीं कर सकी। उस आगे नौकरशाही और सेना ने प्रमुख भूमिका निभाई। कई बार लोकतांत्रिक सरकारें बनी परंतु टिक नहीं पाई। देखिए, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी थी या वहां की जो नौकरशाही थी, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे, उन्होंने भी लोकतंत्र को वहां पर मजबूत करने में अपनी भूमिका प्रमुख रूप से नहीं निभाई। और वहां पर सेना का बार बार इंटरफेरेंस होता रहा, जिस कारण से वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें बनती तो थीं परंतु कभी टिक नहीं पाती थीं, उन्हें बार बार हटा दिया जाता था, ठीक है। कई बार सरकार अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर सकी। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की तरह पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित किया गया। मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले ही कि दोनों ने ही समान व्यवस्था अपनाई थी। अब वहां पर जो पहला तख्ता पलट देख लेते कब हुआ। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अपना निर्वाचन करा लिया। देखिए, वहां की व्यवस्था देखिए, थोड़ा सा बड़ी ही मजाकिया टाइप के इंसिडेंट रहे हैं। हालांकि वहां की जनता ने झेले तो वही जानते होंगे इसका मर्म। अब वहां पर जो जनरल अयूब खान थे, उन्होंने क्या किया, वहां की शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और खुद ही अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में वहां पर करा लिया कि भाई अब हम इस राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं और अब हम ही इस राष्ट्र के सर्वोसर्वा हैं, ठीक है। उसके आगे बाद में क्या हुआ, जब भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, जनता का गुस्सा बाद में भड़क गया। भाई जनता क्या करती है, जनता एक समय तक ही सारी चीजों को जो सहती है, लेकिन जब जो घड़ा भर जाता है तो जनता का आक्रोश हमें सड़कों पर भी देखने को मिलता है, सरकार के खिलाफ भी देखने को मिलता है। तो वही यहां पर भी हुआ। 11 वर्षों बाद अयूब खान को अपना पद छोड़ना पड़ा और जो शासन की बागडोर चली गई वो चली गई किसके हाथों में, जनरल याहिया खान के हाथों में। देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो 1958 में जनरल अयूब खान ने जो इस पर कब्जा कर लिया शासन पर, और जब जब वे हटे तो उन्होंने किसके हाथों में शासन की बागडोर दे दी, जनरल याहिया खान के हाथों में। और अब जो जनरल याहिया खान है, उनके काल में ही बांग्लादेश संकट उत्पन्न हुआ। मतलब बेसिकली क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 का युद्ध हुआ था,
वो याहिया खान के नेतृत्व में ही हुआ था, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई थी और उसको अपने घुटने टेकने पड़े थे भारत के आगे, ठीक है। अब जब हार हो गई तो हार के बाद शासन की बागडोर जुल्फिकार अली भुट्टो किसके हाथों में चली गई? जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में ये जो शासन की बागडोर चली गई। लेकिन ये सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार थी। अब ये एक सैन्य सरकार नहीं थी, सैनिक शासन नहीं था, ये एक लोकतांत्रिक सरकार थी। अब भाई लोकतांत्रिक सरकार तो बन गई, मैंने क्या बताया कि वो सरकारें वहां टिक नहीं सकी, ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिकी और 1977 में जियाउल हक, किसने? जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। देखिए कितने नाम बदल गए। अयूब खान सबसे पहले आए, ठीक है, अयूब खान आए। दूसरे जो नंबर पर आए वो आए हमारे जो कौन थे? जनरल अयूब खान, सॉरी, हाँ जनरल अयूब खान थे। दूसरे थे जनरल याहिया खान, ठीक है, जनरल याहिया खान। तीसरे नंबर पर जो शासन संभाला वो किसने संभाला? जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे इनके भी हाथों में जो सरकार नहीं रही और किसने अब ये जो सरकार हथियाली? जियाउल हक ने। किसने? जियाउल हक ने। देखिए यहां पर चार जो सरकारें हमें देखने को मिली, ये अयूब खान की भी सैन्य सरकार थी, जनरल याहिया खान की भी सैन्य सरकार थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की भी जो सैन्य सरकार थी। उसके बाद जियाउल हक की जो सरकार आई वो एक, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बेसिकली वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार थी, सॉरी फॉर द ग्लिच, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार लोकतांत्रिक थी, लेकिन बाद में जो जियाउल हक की सरकार बनी वो फिर से एक प्रकार से सैन्य सरकार थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जनरल जियाउल हक, कौन? जनरल जियाउल हक ने वहां का जो लोकतांत्रिक संविधान था उसको निरस्त कर दिया। बेसिकली वहां पर जो लोकतांत्रिक संविधान को समाप्त करने की बात कर दी। अब निरस्त करने के बाद क्या हुआ? कुछ समय तक जनता ने फिर झेला, लेकिन 1982 में, कब? 1982 में वहां पर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगे और वहां पर जो राजनीतिक दलों की इसमें कोई भागीदारी नहीं थी, वहां पर जनता ने ही अपना आक्रोश यहां पर दिखाया और आंदोलन किए। अब जनरल जियाउल हक ने इसे दल विहीन लोकतंत्र का नाम दिया कि भाई ये जो लोकतंत्र है ये दल विहीन है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी दल की भागीदारी नहीं थी। ये जो विरोध था, ये जो प्रदर्शन थे, ये जनता के द्वारा किए गए थे, ठीक है। और उनके द्वारा मोहम्मद जुनेजो, ठीक है, उनके द्वारा मोहम्मद जुनेजो को प्रधानमंत्री चुना गया। देखिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये जो नाम है। अभी पीछे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब वहां पर जो मोहम्मद जुनेजो थे वो जियाउल हक के द्वारा चुने गए, लेकिन अब वो चुने तो गए, वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे। बेसिकली वो सारे निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते थे, तो इसीलिए उनको कठपुतली प्रधानमंत्री कहा गया, ठीक है। 1988 में एक हवाई दुर्घटना में जनरल जियाउल हक की मौत हो गई। अब जब उनकी मौत हुई तो वहां पर कैसी व्यवस्था आ गई? वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई और वहां पर बेनजीर भुट्टो की सरकार बन गई, ठीक है। अब इस बीच में कई सरकारें बनी गिरी, एक ये व्यवस्था चलती रही और इस प्रकार से फिर से 1999 में लोकतंत्र की अवस्था समाप्त हुई। सेना ने दखल दी और फिर से एक बार सैन्य शासन आ गया और उसका जो नेतृत्व किया वो किया जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। किसने? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। किसको हटाकर? नवाज शरीफ को हटाकर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? नवाज शरीफ को हटा दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस पद पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब 2008 में वहां पर फिर से लोकतांत्रिक सरकारों का दौर शुरू हुआ है, ठीक है। भाई ये हमने बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड चीजें पढ़ी कि वहां पर बार बार सरकारें जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार से किसी भी सरकार का स्थायित्व हमें देखने को नहीं मिला। ना तो पूर्ण रूप से लोकतंत्र रहा, ना ही पूर्ण रूप से सैन्य शासन रहा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि वहां पर लोकतंत्र ना स्थायी ना रह पाने के क्या कारण रहे हैं, कि वहां पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो क्यों जो समान नहीं रही, क्यों ऐसे आती जाती रही, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर सेना,
धर्मगुरु और भूस्वामियों का दबदबा है। देखिए वहां की आर्मी, वहां के जो धर्मगुरु हैं बेसिकली मौलाना मौलवी, और जो भूस्वामी, जो बड़े बड़े जो भूमि के स्वामी हैं या मालिक हैं, उनका वहां पर जो शासन व्यवस्था पर ज्यादा दबदबा रहा है, उनको ध्यान में रखकर ही सभी निर्णय वहां पर लिए जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध होने के कारण वहां पर जो सैन्य समर्थक समूह अधिक शक्तिशाली है। देखिए वहां पर जनता को भी ऐसे बरगलाया जाता है कि भारत के खिलाफ, कि भारत से उनको हमेशा खतरा बना हुआ है, जिस कारण से सेना को वहां पर मजबूत रहना बहुत जरूरी है। और इस रूप में वो जो सेना अपना प्रभुत्व यहाँ पर या फिर कह सकते हैं कि अपना दबदबा वहां पर शासन व्यवस्थाओं में बनाए रखती है। ठीक है। आगे यहाँ के राजनीतिक दलों में आपसी खींचतान है तथा ये दल अधिक भ्रष्ट है। देखिए इन सब कारणों के साथ साथ देखा जाए तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, और आपसी खींचातान में वहां पर कभी भी लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं कर पाती हैं, और ना वो करना ही चाहती हैं। यदि वे चाहें तो एकजुट होकर वहां पर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकती हैं। ठीक है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है। देखिए वहां पर जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय रूप से किसी भी प्रकार का कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है, या कोई भी राष्ट्र आगे नहीं आता है कि यहां पर हमें लोकतंत्र की जो स्थापना आवश्यक लगती है। तो जिस प्रकार से कह सकते हैं जैसे यूएन हो गया या फिर अमेरिका या अन्य राष्ट्र जो हो गए, वो किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं देते हैं। उसका एक और रीजन है, देखिए आगे, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सैन्य शासन को बढ़ावा दिया। देखिए वहां पर अमेरिका या अन्य जो पश्चिमी जो देश हैं उन्होंने क्या किया, हमेशा से पाकिस्तान का यूज अपने हित के लिए किया। पाकिस्तान को उन्होंने आतंक की फैक्ट्री बनाकर रखा एक प्रकार से, कुछ कंट्रीज ने। तो कह सकते हैं कि उन राष्ट्रों ने अपने फायदे के लिए भी यहां पर सैन्य शासन को हमेशा बढ़ावा दिया है। अब भारत और पाकिस्तान के कटु संबंध, अब भाई भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी हम देख सकते हैं तनावपूर्ण ही रहे हैं, कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, जिस कारण से वहां की जनता सेना पर ज्यादा बिलीव करती है और सेना को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब पाकिस्तान को आतंकवादी गुटों की शरण स्थली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्व के विभिन्न आतंकियों का जो घर है वो पाकिस्तान ही है। इन सबको वहां पर ही ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं पर इनको बढ़ावा दिया जाता है। तो इसलिए जो पाकिस्तान को आतंकवादी की शरण स्थली कहा जाता है। अब हम देखते हैं भाई भारत और पाकिस्तान के जो विवाद के मुद्दे हैं ना, बहुत सारे हैं। तो देखिए सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद एक अहम मुद्दा है, सीमा विवाद एक अहम मुद्दा है, ठीक है, नदी जल विवाद अहम मुद्दा है, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण ये भी एक मुद्दा रहा है, कश्मीर विवाद मुद्दा रहा है, और हथियारों की होड़। ठीक है, मैंने यहां पर बहुत शॉर्ट में बोल दिया कि ये मुद्दा रहा है, ये मुद्दा रहा है, ये मुद्दा रहा है। इसको हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो मुद्दे हैं किस प्रकार से हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कश्मीर मुद्दा। देखिए कश्मीर मुद्दा तो यूएन में भी कई बार उठाया जा चुका है और पूरा विश्व जानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा एक अहम मुद्दा है। तो कश्मीर हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित मुद्दा रहा है, भाई विवाद का मुद्दा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा करता है और भारत अपना। ठीक है, अब स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारत पाक के बीच कश्मीर युद्ध हुआ। बेसिकली क्या हुआ, जब हम आजाद हुए, आजादी के अगले वर्ष ही हमने क्या किया, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, जिसकी पहल पाकिस्तान के द्वारा की गई थी बेसिकली। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या हुआ, जो हमारे कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। ठीक है, वो ये है, देखिए पाकिस्तान के हिस्से में ये जो हमारे कश्मीर का हिस्सा चला गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब भाई कश्मीर का मुद्दा मैंने बहुत शॉर्टली पढ़ना है क्योंकि ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि टॉपिक भी बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, क्लास भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत बड़ा जो चैप्टर हो जाएगा फिर। तो कश्मीर मुद्दा मैंने आपको बताया 1948 के बाद उसका एक हिस्सा हमारा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है। ठीक है, जिसे हम पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो आता है आतंकवाद का मुद्दा। भाई कश्मीर मुद्दा तो हमने जान लिया, लेकिन कश्मीर मुद्दे के बाद जो सबसे अहम मुद्दा आता है वो आता है आतंकवाद का मुद्दा। तो पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए हमेशा से जो पाकिस्तान क्या करता है,
भारत के अगेंस्ट ही ऐसी एक्टिविटीज करता रहता है, जैसे सीज फायर का उल्लंघन हम देखते हैं, वो हमेशा देखा जाता है। ठीक है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, उनको पैसा देता है, हथियार देता है, और भारत में आतंकवाद फैलाने का कार्य भी पाकिस्तान करता है। बेसिकली ज्यादातर जो आतंकवादी हमले यहाँ पे, जो आतंकवादी हमारे यहाँ पर पकड़े जाते हैं, उनका कनेक्शन सीधा सीधा पाकिस्तान से मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान से निकलता है। तो इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है जो आतंकवादी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई, ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। देखिए बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश और नेपाल के जो कुछ हिस्सों से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि जो हमारा जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है भारत का, वहां पर उसको वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, तोड़ना चाहता है उसे। ठीक है, उसके अलावा भारत पर पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में समस्या भड़काने का आरोप है। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे आरोप हम ही लगाते हैं उन पर, उनके द्वारा भी हम पर कुछ आरोप लगाए, जिसमें सबसे मुख्य जो है वो है कि जो पंजाब का जो सिंध प्रांत है और बलूचिस्तान प्रांत है, वो पाकिस्तानी शासन व्यवस्था या पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करता रहता है। तो पाकिस्तान का मामला है कि ये जो मानना है कि ये जो विरोध है कहीं ना कहीं इसको हवा देने का काम भारत करता है। ठीक है, फिर आता है सीमा विवाद। देखिए गुजरात राज्य में कच्छ के रण में सरक्रिक सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। देखिए यह है सरक्रिक रेखा। ठीक है, इस सरक्रिक रेखा को लेकर दोनों राष्ट्रों के बीच में विवाद रहा है, और ये जो सीमा रेखा है इसका सीधा सीधा संबंध किससे है? समुद्री जल संसाधनों से। यहां पर ये बेसिकली जो समुद्री जल संसाधन यहां पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अलावा दोनों देश सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर भी तनातनी रहती है। देखिए ये कश्मीर है, कश्मीर में ये हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर का, इस पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर दोनों देशों के बीच में कभी जो तनातनी बनी रहती है कई बार कि भाई ये हमारा हिस्सा है या ये हमारा हिस्सा है। बाकी भारत और पाकिस्तान तो सदैव ही किसी न किसी रूप में लड़ते झगड़ते ही रहे हैं। देखिए अब एक और मुद्दा, हथियारों की होड़। पाकिस्तान यही नहीं थमता है, पाकिस्तान यही नहीं रुकता, पाकिस्तान सदैव भारत की बराबरी करने का प्रयास करता है। तो देखिए हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान में तनातनी बनी रहती है। दोनों ही हथियारों की होड़ में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को ही लगता है कि यदि हमारे पास कम हथियार रहे तो सामने वाला राष्ट्र हम पर हावी हो जाएगा, और सामने वाला सोचता है कि हम पर यदि कम हथियार रहे तो ये दूसरा पक्ष हम पर हावी हो जाएगा। तो बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में यही स्थिति है। तो दोनों के बीच में हथियारों की होड़ बनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु संपन्न देशों की उपाधि प्राप्त कर ली। बेसिकली दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न हो गए, परमाणु परीक्षण दोनों ही राष्ट्रों ने कर लिया। भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, और पाकिस्तान ने जो चगाई की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, मतलब बेसिकली यह है कि दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न हैं। यदि दोनों राष्ट्रों ने इन हथियारों का गलत उपयोग किया तो इसकी भीषण विभीषिका हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं हम जल विवाद पर। तो दोनों ही देशों में सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद रहा है। जो सिंधु नदी है वो भारत से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। तो इसके जल बंटवारे को लेकर जो संधि हुई थी, यह समझौता 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। देखिए वर्ल्ड बैंक जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसने इसकी अध्यक्षता की, दोनों के बीच में मध्यस्थता निभाते हुए इस पर हस्ताक्षर हुए। और इस जो संधि के अंतर्गत क्या बात हुई थी, इस संधि के अनुसार भारत को सिंधु नदी प्रणाली के कुल पानी का 20% मिलेगा और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। बेसिकली सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए प्राप्त होता है। अब पाकिस्तान के लिए किन नदियों का जल रहेगा और भारत के लिए किन नदियों का जल रहेगा वो यहां पर बेसिकली दिया हुआ है। पाकिस्तान के लिए सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी मिलेगा, और भारत को किसका मिलेगा? रावी, ब्यास और सतलज नदी का पानी मिलेगा। ठीक है भाई, ये संधि हुई थी। हालांकि भारत ने अभी कुछ समय पहले ही कहा है कि हम सिंधु जो जल संधि है उसको सस्पेंड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, परंतु कुछ विवाद अब भी बाकी हैं। सॉरी,
इन राष्ट्रों के बीच में कुछ विवाद आज भी बाकी हैं। अब देखिए, जैसा हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं बांग्लादेश में सेना एवं लोकतंत्र। दोनों की स्थिति समान रही है, पाकिस्तान हो चाहे वह बांग्लादेश हो। दोनों राष्ट्र ही लगभग समान रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, दोनों के बीच में हमें समानताएं देखने को मिलती है। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण किया गया। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जब विभाजन हुआ तो जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनको काटकर जो पाकिस्तान का निर्माण किया गया, तो उसमें बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर जो मिलाया और उन्हें उसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण किया गया। अब यहां के लोगों की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन पश्चिमी जो पाकिस्तान था उससे बिल्कुल अलग था। देखिए बेसिकली क्या था, अब दो पाकिस्तान हो गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी जो भाषा बोली जाती थी, यहाँ कुछ कुछ जो रहन सहन अलग था, और यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ पर कुछ कुछ बंगाली पैटर्न था, वहां पर बांग्ला भाषा बोली जाती थी, ठीक है, बंगाली भाषा। तो यहाँ पर रहने का तरीका, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के जो खान पान बिल्कुल अलग था। तो अब उस बीच क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान क्योंकि मुख्य रूप से था, उसका दबदबा था भाई पूर्वी पाकिस्तान पर। अब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी उर्दू भाषा लादने का प्रयास किया और उन पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जब उन पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो 1947 में आजाद हुए, ठीक है, और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो इस बीच में जो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, अब विभिन्न अत्याचारों को झेलते 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 वहां की जो जनता है, मतलब पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता थी, उसने इनके शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। बेसिकली जो बड़े पैमाने पर विरोध किया, और उसके बाद जो पश्चिमी पाकिस्तान है उन्होंने क्या किया, इनके आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। अब बेसिकली जो आंदोलन चल रहा था वो किसके नेतृत्व में चल रहा था ये जान लेते हैं। वो चल रहा था शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग की, बेसिकली स्वतंत्रता की मांग की, कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको स्वतंत्र कर दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना किया जाए, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी आवामी लीग, उनकी जो पार्टी का नाम था वो था आवामी लीग, और 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर उन्हें विजय प्राप्त हो गई। बेसिकली अब उन्हें इतनी सीटें प्राप्त हो चुकी थी कि वे जो वहां पर जो संविधान सभा में बहुमत हासिल प्राप्त कर चुके थे, और अपनी सरकार वहां पर जो स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुमत प्राप्त हो गया था। अब लेकिन क्या हुआ, वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे वो उनको ये बिल्कुल स्वीकृत नहीं था कि किसी और की वहां पर सरकार बने, बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान का दबदबा या शासन वहां पर स्थापित हो सके। तो इस प्रकार से जो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने इसको पूरी तरीके से इनकार कर दिया, उन्होंने इनके बहुमत को मानने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जनरल याहिया खान के दौर की ये बात है, तो वहां पर जनरल याहिया खान का जो सैन्य शासन था, उन्होंने पाकिस्तान सेना से बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की बात कही कि भाई ये जो जनता है जो आंदोलन कर रही है पूर्वी पाकिस्तान में, इसको कुचलने के लिए आदेश उन्होंने दे दिया। वहां पर जो हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। अब जब लोगों पर सेना के द्वारा अत्याचार किया गया, उनकी जान लेनी शुरू कर दी गई, तो उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग क्या हुआ, भारत में शरण लेने लगे, और भारत के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि इतने शरणार्थियों को हम कहां ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके बाद भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की जो आजादी की मांग थी उसको स्वीकार किया और उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करना शुरू कर दिया, और उनको सैन्य जो सहायता भी प्रदान करना भारत ने प्रारंभ कर दिया। 1971 में क्या हुआ,
भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया। बेसिकली जनरल याहिया खान को ये लगने लगा कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और इसको लेकर दोनों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध जब समाप्त हुआ तो पाकिस्तानी सेना ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, बेसिकली भारत के आगे घुटने टेक दिया और इसी के साथ जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया। देखिए अब जो पूर्वी पाकिस्तान था किस नाम से जाना जाने लगा, बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उन्होंने अपना संविधान बनाया और अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित कर दिया। बेसिकली अब क्या था, बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने चल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ 1975 में शेख मुजीबुर रहमान उन्होंने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया। बेसिकली देखिए डिफरेंस समझ लेते हैं। संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति। अब उन्होंने जो सारी शासन व्यवस्थाएं थी, शासन की जो सारी शक्ति थी वो अपने हाथों में ले ली और शेख मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया। बेसिकली अब ये भी एक डिक्टेटरशिप अपनाने चल दिए थे कि भाई हमारी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां अब समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, 1975 में सेना ने बगावत कर दी और शेख मुजीबुर रहमान की पूरे परिवार सहित हत्या कर दी गई। उनकी दो बेटियां थीं जो देश से बाहर रहती थीं और वो बच गई थीं। बेसिकली आई थिंक वो लंदन में रहती थीं जिस कारण वो बच गई और उसी में से एक है शेख हसीना वाजिद। ठीक है, जिनकी अभी हमने देखा हाल ही में उनकी भी सरकार गिरा दी गई। वहां पर बताया गया कि भाई जो इन्होंने चुनावों में गड़बड़ी की जिस कारण से इनको बर्खास्त किया जाता है, वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार है। अब क्या हुआ, वहां पर जब ये कार्रवाई हुई सेना के द्वारा की गई तो वहां पर भी फिर से जो जनरल जियाउर रहमान की सरकार वहां पर आ गई। अब जनरल जियाउर रहमान ने वहां पर जो शासन व्यवस्था है उस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई बांग्लादेश नेशनल पार्टी और 1979 के संसदीय चुनाव में विजय हासिल कर ली। क्योंकि इन्होंने क्या किया, शासन की व्यवस्था अपने हाथों में लेने के बाद संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए लोकतांत्रिक रूप से इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़े, जिसके बाद इन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली। 1981 में वहां पर फिर से उथल पुथल हुई और अब क्या हुआ, जैसे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई, अब जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई। मतलब एक और प्रधानमंत्री की यहां पर हत्या हो गई। 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद वहां के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने जस्टिस अब्दुल सत्तार को हटाकर शासन पर अपना कब्जा कर लिया। अब भाई वहां पर जो जस्टिस अब्दुल सत्तार थे उन्हें हटा दिया गया और एच.एम. इरशाद ने जो शासन व्यवस्था थी अपने हाथों में ले ली। आगे 1983 में 5 वर्षों के लिए वो राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, अब वहां पर जो व्यापक रूप से जो आंदोलन हुए और उसके बाद 1990 में एच.एम. इरशाद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बेसिकली वहां पर भी जो पाकिस्तान वाली व्यवस्था हमें देखने को मिली, सरकारों का आना जाना, सैन्य शासन व्यवस्थाएं बदलती रहीं। ठीक है, अब 1991 में जो आम चुनाव हुए वहां पर क्या हुआ, बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया कि भाई अब यहां पर जो बहुदलीय शासन प्रणाली होगी और बहुमत वाली पार्टी को ही सरकार बनाने का मौका मिलेगा। अब वर्तमान में वहां पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, बेसिकली इलेक्टेड नहीं है, अंतरिम सरकार है। अब हमारे जो जैसे पाकिस्तान के साथ कुछ विवाद के क्षेत्र हैं वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी कुछ विवाद के क्षेत्र हैं, उसके बारे में हम यहां पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीमा और सुरक्षा संबंधी मुद्दे। तो यहां पर अवैध प्रवासन मतलब इलीगल इमिग्रेशन, बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारत में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जब ये भारत में आ रहे हैं तो एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है अपने आप। ठीक है, और ये कहां पर रहते हैं आकर, ये रहते हैं भारत के सीमावर्ती राज्यों में, जिससे क्या हो रहा है वहां पर वहां की जो डेमोग्राफी है बहुत तेजी से बदल रही है। बेसिकली वहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है। जैसे जहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे वहां पर अल्पसंख्यक हो गए, और ये बात हिंदुओं की नहीं है, अन्य प्रजातियों की भी है, अन्य जातियों की भी है, जो वहां पर लगातार बदल रही है। और जो पूर्वोत्तर के हिस्सों में हमें ये बहुत बड़े पैमाने पर यह समस्या देखने को मिली है। ठीक है, वहां पर कई बार इसको लेकर आंदोलन भी हुए। सीमा विवाद के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की जो
सीमा रेखा हम उनके साथ शेयर करते हैं, और भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ इतनी लंबी सीमा नहीं है। बेसिकली सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा हम बांग्लादेश के साथ ही साझा करते हैं। अब यहां पर कुछ क्षेत्रों में आज भी पूरी तरह से जो बाड़बंदी नहीं हुई है, बेसिकली वहां पर जो पूरी तरह से मतलब उसको क्लोज नहीं किया गया है। अब यहां पर एक जो क्षेत्र है जैसे कोमिला, त्रिपुरा सीमा का 6.5 किलोमीटर का हिस्सा, अभी तक उसको पूरी तरीके से जो पैक नहीं किया गया, बेसिकली बाड़बंदी वहां पर नहीं की गई है। सीमा पार अपराध, देखिए पशुओं की तस्करी की जाती है सीमा रेखा से वहां पर, उसके अलावा मादक द्रव्यों की तस्करी की जाती है, मानव तस्करी की जाती है, विद्रोही समूहों की आवाजाही की सुरक्षा एक बड़ी सुरक्षा का चिंता बना हुआ। देखिए ये जो क्षेत्र है यहां पर बाड़बंदी का लगातार बांग्लादेश विरोध करता है। पता नहीं वो किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहता है, पर वो इस चीज का विरोध करता है कि यहां पर जो भारत है वो बाढ़ ना लगाए, ठीक है। और खासकर 1975 के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए, जिसमें कहा गया था कि 150 गज के भीतर कोई भी रक्षात्मक संरचना नहीं बनाई जाएगी। देख लिए यहां पर जो सीमा रेखा है उसके बीच का जो 150 गज का जो क्षेत्र होगा, उसमें कोई भी सीमा रेखा की जो कोई भी भेद नहीं लगाया जाएगा, यहां पर कोई भी संरचना नहीं बनाई जाएगी, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो किसी प्रकार के तारों से बाड़बंदी हो, किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो वो इस प्रकार से उसका विरोध करता रहा है। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, नदी जल बंटवारे से जुड़े विवाद। देखिए भारत और बांग्लादेश 54 अंतर सीमा नदियां साझा करते हैं, मतलब 54 नदियां जो हैं हमारी छोटी बड़ी सभी मिलाकर 54 नदियां हम दोनों राष्ट्र एक दूसरे से साझा करते हैं, जो एक विवाद का विषय बन जाता है। जिसमें सबसे पहले है तीस्ता नदी जल विवाद। ये जो है दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा और अनसुलझा जल विवाद है। भाई जाहिर सी बात है, जो नदियां हैं उसके जल का कितना प्रतिशत उपयोग भारत करेगा, कितना प्रतिशत उपयोग बांग्लादेश करेगा, ये अहम मुद्दा बना हुआ है। तो वहां पर जो बंगाल, ये जो तीस्ता नदी जल समझौते को लेकर भारत ने प्रयास किया, लेकिन बंगाल सरकार ने उस पर आपत्ति जताई, जिस कारण से ये संधि नहीं हो पाई थी। और गंगा नदी को लेकर भी ऐसा ही जो विवाद चल रहा है कि जो हमने ट्रीटी की थी वो आज से 30 साल पहले की गई थी, और ये 2026 में उसके पूरे 30 साल हो रहे हैं, जिस कारण उसको सस्पेंड किया जा रहा है, ठीक है। अन्य नदियों के जल बंटवारे को लेकर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के जल बंटवारे को लेकर भी हमारी जो बांग्लादेश से काफी अनबन रही है, ठीक है। अब वहां पर आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। तो दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध मजबूत भी रहे हैं, टैरिफ, गैर टैरिफ, ऐसी जो काफी सारी परेशानियां भी देखने को मिली हैं, जिसमें कई बार हम जो सीमा शुल्क को लेकर जो हमने देखा है कि विवाद रहा है, कभी हम उस पर सहमत होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये व्यापार में बाधाएं डालती हैं, जब ये विभिन्न समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, कभी जो टैरिफ बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ठीक है, और जो ट्रेड में कई सारी पॉलिसीज चेंज कर दी गई, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में विवाद उत्पन्न करता है। कनेक्टिविटी और पारगमन संबंधी प्रतिबंध, पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच के लिए बांग्लादेश के बंदरगाहों और सड़कों के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध व्यापार और आर्थिक सहयोग को सीमित करते। देखिए जो भारत का जो हिस्सा है पूर्वोत्तर का, उसके बीच में बांग्लादेश एक राष्ट्र है, वहां पर हमारा 22 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है, ठीक है, जिसके लिए भारत को बहुत लंबी सीमा रेखाएं क्रॉस करके जाना होता है, उस 22 किलोमीटर के कॉरिडोर से ही निकलना होता है। तो भारत शुरुआत से ही उनसे मांग करता है कि हमें एक कॉरिडोर प्रदान किया जाए। यदि हम समुद्री मार्गों से भी जाएंगे तो भी हमें बांग्लादेश के ही जो समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरना होता है। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के जो प्रतिबंध हैं वो भारत के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। अन्य सुरक्षा और राजनीतिक चिंताएं, देखिए भारत और बांग्लादेश में सक्रिय कुछ विद्रोही समूहों की उपस्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की गई। देखिए क्या होता है, केवल पाकिस्तान ही नहीं जो आतंकवादियों की स्थली बना है, बांग्लादेश में भी उन लोगों को शरण दी गई है जो भारत के खिलाफ जो भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो यह भी एक चिंता का विषय है। अल्पसंख्यक मुद्दा, भारत में अल्पसंख्यक, विशेष रूप से वहां पर हिंदू समुदाय की बात हो रही है, वहां पर अत्याचार होते हैं, धार्मिक कट्टरता वहां पर बढ़ रही है, मतलब इस्लामाबाद का जो इस्लामाबाद के प्रति कट्टरता वहां पर बढ़ रही है, और भारत के लिए चिंता का यह विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां से फिर बड़ी संख्या में लोग भारत में पलायन करते हैं बांग्लादेश से। तो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा जो दीपू दास की हत्या या जो अभी एक व्यापारी की हत्या की गई, बड़े ही जो बड़े मुद्दे हैं जो काफी
निंदनीय भी हैं और चिंता का विषय भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बने हुए हैं। और इसके अलावा जो और मुद्दों पर बात करते हैं तो ढाका, ढाका क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका, क्योंकि भाई किसी भी राष्ट्र का जो सारा कामकाज है उसकी राजधानी से किया जाता है, इसलिए यहां पर ढाका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ढाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने का फैसला, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के पास कुछ प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और वो भारत को उसका निर्यात नहीं करता है। और भारतीय सेना को अपने इलाके से पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए रास्ता देने के लिए बांग्लादेश का इनकार। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम पूर्वोत्तर के हिस्से में जाते तो हमें एक लंबा रास्ता तय करके 22 किलोमीटर के कॉरिडोर से ही जाना होता है। तो कहीं ना कहीं भारत हमेशा से मांग करता है कि भारत को एक कॉरिडोर उपलब्ध कराया जाए जिससे भारत की सेना और व्यापार के लिए उस मार्ग का उपयोग किया जा सके, लेकिन बांग्लादेश उसके लिए इनकार करता है। बांग्लादेश की सरकार का भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह क्षेत्र मतलब वहां पर विद्रोह को बढ़ावा देने का जो आरोप है, वो मानता है कि कहीं ना कहीं भारत उनके क्षेत्रों में क्या कर रहा है, जो विरोध उत्पन्न कर रहा है और वहां के जो प्राकृतिक गैस के जो संसाधन है उसमें सेंधमारी का जो प्रयास कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो ये भी मानता है कि भारत बांग्लादेश के साथ व्यापार में बेईमानी भी करता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि भाई भारत बांग्लादेश के बीच में ऐसा नहीं कि केवल सारे विवाद ही विवाद हैं, कुछ सहमति के भी मुद्दे हैं। उन सहमति के मुद्दों में देख लें, बांग्लादेश भारत की लुक ईस्ट नीति का हिस्सा है। भारत ने क्या किया है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों से अपना जुड़ाव बनाने के लिए एक नीति बनाई, लुक ईस्ट, पूरब की ओर देखो। तो उसका हिस्सा बांग्लादेश भी है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में विभिन्न आपदा प्रबंधन को लेकर समझौते हुए हैं, पर्यावरणीय विकास को लेकर समझौते हुए हैं, आर्थिक सहयोग को लेकर समझौते हुए हैं। और कहीं ना कहीं दोनों राष्ट्र एक दूसरे के निकट आते हैं विभिन्न जो क्रियाओं के द्वारा या विभिन्न समझौतों के द्वारा। अब भारत ने बांग्लादेश को कोविड-19 के दौरान वैक्सीन भी दी, मतलब वैक्सीन देकर भी उनकी सहायता की ताकि वो कोविड जैसी जो महामारी है उससे निजात पा सके। ठीक है, इसी के साथ जो हम इसको पार्ट 1 को समाप्त करते हैं और जो इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में हम यहां पर लेकर आएंगे। पार्ट 2 को हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे साथ जुड़े रहने के लिए एनसीईआरटी पाठशाला के जो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।